द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ स्विट्जरलैंड के शहर जूरिक से मौजूद हैं नीरज सुखीजा जी। इनके पेरेंट्स का ताल्लुक मंडी हीरा सिंह से था, जिसका अब नाम मंडी अहमदाबाद है, और ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में है। उस वक्त ये मिंटगुमरी में थी, जिसका अब नाम साहिवाल है। इन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए फाइनेंस किया और कुछ सालों से स्विट्जरलैंड में मुकीम हैं। अभी फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उससे पहले पावर सेक्टर में काम कर चुके हैं। और उनके साथ यूके के शहर यॉर्क से मौजूद हैं श्री सिंह जी। सिंह साहब जो हैं, इनका ताल्लुक भोजपुर बिहार से है और ये भी इंजीनियर हैं। मलेशिया और यूएई में भी काम कर चुके हैं। नीरज जी, आपसे मैं अगर गुफ्तगू का आगाज करूं, अपने अपनी फैमिली के हवाले से अगर शुरू करें आप, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो उकाड़ा से गए। उनकी कभी ख्वाहिश हुई कि भाई हम भी आप अपना गांव जो है, अपना शहर दोबारा देखें? सर, उनकी ख्वाहिश तो इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो उस नाम से, उस अपने बर्थ प्लेस पे इतने इंटरेस्टेड हैं या उत्सुक हैं कि वो किसी तरीके से अपना बर्थ प्लेस देख सकें। उन्हें अपनी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं याद है, क्योंकि वो जब वहाँ से वो लोग छोड़ के निकले मंडी हीरा सिंह से, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। वो वहाँ से कहते हैं जंगलों से पैदल चलते-चलते वो किसी तरीके से जालंधर इंडिया में पहुँचे। उस समय वो 6 साल के थे और फिर वहीं से उन्होंने अपना आगाज़ किया और उनके पास वो सब कुछ अपना छोड़ के वहाँ पे रिफ्यूजी की तरह जालंधर में उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी स्टार्ट की। तो उन्हें अभी कुछ उनका बहुत दिली तमन्ना है कि वो किसी तरीके से वहाँ जाएँ और अपना बर्थ प्लेस देखें। उन्होंने अपनी अम्मा से या माताजी से पूछा था कि आपको याद है मैं कब पैदा हुआ था? बोलती है वो मंडी हीरा सिंह में उस समय एक टंकी थी, पानी की टंकी थी जिसका उस समय यू नो इनॉग्रेशन हुआ था। तो बस उसमें तेरी ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अब अब वो उस टंकी को देखना चाहते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि हम्म। मैं किस साल में पैदा हुआ था। क्योंकि जब वो इंडिया पहुँचे तो उन्होंने स्कूल में उनसे उनका ईयर ऑफ बर्थ पूछा, तो किसी को कुछ याद नहीं था, तो उन्होंने कोई भी ईयर लिखवा दिया। तो बस उनकी बहुत दिली तमन्ना है, वो 82 इयर्स के हो गए हैं, वो बार-बार कहते हैं कि मैं मतलब इस दुनिया में जाने से पहले अपने बर्थ प्लेस जाना चाहता हूँ। हम्म। तो अक्सर तो कहते क्या रहते हैं। वीजे के लिए कभी अप्लाई किया उन्होंने? सर, एक तो वो थोड़ा-सा मिलिट्री में चले गए, इंडियन मिलिट्री में, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वीज़ा को लेके शायद दिक्कत होगी, बट मेरे ख्याल से उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, बट उनके अंदर ही एक वो है कि मुश्किल होगा जाना मेरा, बट वो जाना चाहते हैं। उनकी बड़ी अच्छा। इच्छा है कि अपनी, और स्पेशली अगर वो पानी की टंकी अगर अभी है और उसमें उसका सन हम्म। लिखा हुआ है, कब बनी थी, तो उससे ओके। उन्हें पता लगेगा कि मेरी ईयर ऑफ बर्थ क्या है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि आपके बड़े भाई, आपके जो बड़े, आपके ताया जो थे, हाँ, ताया आपके जी फादर मेरे। के बड़े भाई, उन्होंने बड़ी हुँ, हुँ। सेक्रीफाइस की कि खुद नहीं पढ़ा और बाकी भाइयों को पढ़ाया। ये क्या स्टोरी है? सर, ये तो ऐसा है कि जब वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आए तो उनके पास तो जहाँ तक मुझे पता है, मेरे दादा जो थे उनकी ज्वेलरी की बिजनेस था वहाँ पे, और सब कुछ लुट गया। वो वहाँ आके वो उन्हें नए तरीके से जिंदगी शुरू करनी पड़ी। तो हम्म। दादाजी की तो तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उनको बेसिकली ही वाज नॉट फीलिंग वेल कि मेरा सब कुछ लुट गया। सो ही यूज्ड टू कीप वेरी क्वाइट एंड तो फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे फादर जो थे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे निकले, और उन हम्म। दिनों में लाइट होती नहीं थी, तो वो स्ट्रीट लाइट के पोस्ट लेके वहां से वो पढ़ाई करते थे, और वैसे ही पढ़ते पढ़ते उन्होंने 10वीं का एग्जाम जो है वो इंडिया में टॉप किया, और उस समय इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इन पर्सन उनको गोल्ड मेडल दिया था। और हम्म। उसके कारण उनको इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। सिंह साहब बताएंगे कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1961 में, उस समय आईआईटीज नहीं होते थे, तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाज द इंस्टीट्यूट जहां लोग जाना चाहते थे। तो उसको वहां दिल्ली में जाना, वहां के हॉस्टल का खर्चा उठाना, मेरे फादर के पास तो पैसे नहीं थे, उनके फादर के पास भी कुछ नहीं था। तो मेरे फादर के जो थोड़े से एल्डर ब्रदर थे, मिस्टर भगवान दास,
उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कुर्बानी देंगे और उन्होंने पढ़ाई अपनी बंद करके किसी छोटे-छोटे जॉब करने लगे, कपड़े की दुकान पे या जिससे उनकी वो फंडिंग हो सके। तो ये सैक्रिफाइस आज भी है जब मैं अपने ताया जी को देखता हूँ, वो इलिटरेट हैं, लेकिन उन्होंने जो कुर्बानी दी है अपनी इलिटरेसी के लिए, वो मेरे फादर जो भी सक्सेस है वो उन्हीं के कारण है। अच्छा, नीरज जी आपकी बैकग्राउंड में क्या ये एल्प्स नजर आ रहे हैं मुझे? हाँ, ये एल्प्स नज़र आ रहे हैं सर, क्योंकि मैंने सोचा कि पीछे से मैं स्विट्ज़रलैंड में 17 साल से रह रहा हूँ और 2 साल पहले मैं स्विस सिटीज़न भी बन गया हूँ। तो मैंने कहा कि चलो कंग्रेचुलेशंस। कुछ या अच्छा, तो तो एल्प्स में आपको पता है इंडिया के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, एयर क्रैश में उनकी जान गई थी यहाँ पे ना। डॉक्टर भाभा, या वो एक पारसी जी। थे, वो उन्होंने जो भी आज इंडिया का चंद्रयान ये सब जो भी है, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो पारसी थे। और शायद आपको पता होगा कि इंडिया की पूरी सक्सेस स्टोरी में, और सिंह साहब भी बताएँगे कि पारसीज़ का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि उन्होंने हमारा वी फील प्राउड ऑफ दीज़ पीपल, जो कि एक्चुअली हमारी कंट्री से ओरिजिनली है नहीं, ये ईरान से आए थे 7th सेंचुरी में, और इन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की इकोनॉमी में, चाहे आप टाटा को ले लीजिए या फिर आप पूनावाला ग्रुप जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया है, और आप शायद आपको पता हो या ना हो कि सीरम इंस्टीट्यूट जो मिस्टर पूनावाला का है, साइरस पूनावाला, अगर दुनिया में 100 वैक्सीन जाते हैं तो रफली 70% उस इंस्टीट्यूट से पूना से जाते हैं। और गोदरेज हैं और बॉम्बे डाइंग के नूसली वाडिया, इन सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और हमारे जो आर्मी जनरल थे फील्ड मार्शल मानेक शाह, आजकल उनके नाम की एक फिल्म भी बनी हुई है, ये सब पारसीज थे। तो भाभा जी भी एक पारसी थे जिन्होंने इंडिया की न्यूक्लियर विजन था उनका, और बॉम्बे के पास एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। तो उसकी कॉन्स्पिरेसी चलती है, वो इतने ओल्ड नहीं थे, उन फ्लाइट ली थी और कहीं मॉन्ट ब्लांक करके आल्प्स के पास फ्रेंच साइड में है, वहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ। और कहते हैं कि वो किसी ने उनको मरवाया, आई डोंट नो, बट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। और ये सब जो डॉक्टर सतीश धवन ये सब उनको फॉलो करते थे। ये जो जी। अभी चंद्रयान भी हुआ है वो सतीश धवन इंस्टीट्यूट से लॉन्च हुआ था। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत यंग एज में उनकी एयर क्रैश में डेथ हो गई। और ये भी दुरुस्त है, क्या ये दुरुस्त है कि पारसियों को कोटा दिया गया था, रिजर्वेशन दी गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया? ये क्या स्टोरी हाँ, है? वो लोग पहले ही, आई थिंक उनका पर कैपिटा इनकम पहले ही बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पारसी पॉपुलेशन बहुत घटती जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ आई थिंक रिलीजियसली अगर कोई एक वुमेन एक नॉन पारसी से शादी कर लेती है तो वो पारसी नहीं रहती। तो उस सेंस में इट इज़ वन ऑफ द रिलीजन जिसकी पॉपुलेशन डिमिनिश होती जा रही है। बट उनका उनका लाइफस्टाइल, और वो काफ़ी उन्होंने इंडिया की तरक्की में बहुत पार्टिसिपेट किया, उनका पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। और वो लोग ये रिजर्वेशन और ये सब चीज़ों में वो अपने बल पे ही जीना चाहते हैं, और उन्होंने, चाहे आप बॉलीवुड ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, वो हमेशा, चाहे इंडिया के टॉप लायर जो थे वो भी पारसी थे, नाना नाना पालकीवाला शायद, और वो सब सोली सोराब जी जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल थे वो भी पारसी थे। तो ये सब इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए, और वी आर प्राउड ऑफ देम। या तो वो कोटा नहीं जी। है, एक्चुअली आजकल एक इंडिया में एक वो अभियान भी चल रहा है, अभियान या एक वो सिस्टम चलाया जा रहा है, जियो पारसी, जिसमें दे वांट टू मेक श्योर कि पारसी टोटली डिमिनिश ना हो जाए। और उसके ऊपर काफी रिसर्च वर्क हो रहा है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानता, बट मैंने सुना है कि जियो पारसी करके एक मोदी जी ने चलाया है इसको, और वो जी। गुजराती बोलते हैं, मेनली सब गुजराती ही उनकी मदर टंग है। या अच्छा, सिंह जी आपकी तरफ आता हूं। तो आपकी जो स्टोरी है वो भी बड़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी जी, है, तो वहां से थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, उसके बाद फिर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। my parent was also in defense जी। during World War II basically and when अच्छा जी। जब उन लोगों का वहां से जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया तब रेलवे में सबको नौकरी दी गई तो रेलवे कॉलोनी में मैं बचपन बिताया हूँ। फिर गांव में पढ़ा हूँ जहाँ पर बहुत सुविधाएं नहीं थी, उतनी बहुत दूर जाना पड़ता था हम्म। और वहां से फिर इंजीनियरिंग एंड फिर गवर्नमेंट जॉब 10 साल और फिर
मैं पूरा 35-36 इयर्स पावर सेक्टर से ही जुड़ा हुआ हूँ, एंड दैट अच्छा, कम्स फ्रॉम पावर जनरेशन टू सर्विसेज टू ट्रांसमिशन। तो ये बताइएगा कि क्या आप भी शास्त्री जी की तरह दरिया या नदी पार करके स्कूल जाते थे? वो क्या स्टोरी है? नहीं, उतना नहीं था, बट इट वाज अ वेरी स्मॉल, सो लाइक इन द प्राइमरी स्कूल यू हैव टू, आपको अपने बैठने के लिए बेंच नहीं था स्कूल में, आपको बोरा ले जाना पड़ता था, गनी बैग, उसको ले जाइए, उस पर बैठिए, उस तरह का होता था। हम्म, बहुत ही उस तरह की सुविधा नहीं थी, सो टाइप ऑफ स्कूल, बट वहां से बहुत कम ही लोग आगे निकलते थे। और अभी जब मैं वहां से निकला हूं, तो मैं बार बार स्कूल में जाता हूँ, आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट ए बिट। जैसे अभी कल मेरा एक मैरिज एनिवर्सरी है, तो पूरा गांव में मैं सबको सेफ्टी, ये क्या बोलते हैं, सेफ्टी हेलमेट लोगों को बंटवा रहा हूँ, देखता हूँ बहुत लोग बिना सेफ्टी हेलमेट के घूमते हैं। सो सिंस आई एम फ्रॉम दैट प्लेस एंड इट वाज नॉट डेवलप्ड, नाउ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग। सो whenever I get opportunity, I do something. Like for tomorrow, I am distributing helmet to all the people who will cross my house without helmet, so that the safety is level is improved. Next year also, I will see what क्या करे जिससे कि गांव का थोड़ा सुविधा बढ़े, क्योंकि गांव ने हमको तो जो था वो तो दिया ही, उस समय था ही नहीं तो वो क्या देंगे। तो इसलिए मैं बहुत जुड़ा भी हूँ वहाँ गांव से, हर साल जाता भी हूँ और उसमें योगदान प्राप्त करता हूँ मैं, जो भी हो सकता है। एज ए सर्विसमैन, आई एम जी, नॉट ए बिजनेसमैन, सो सैलरी से कितना आप कर पाएंगे वो करता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है जी कि आप अपने गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सिंह जी, ये कहा जाता है कि बिहार जो है सबसे जो पुअर स्टेट्स हैं, पुअरेस्ट स्टेट्स उनमें से एक है, और वहाँ क्राइम भी बहुत ज्यादा है, लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो भी वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इसके बावजूद आपके जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें काफी लोग आते हैं बिहार से। इसके बावजूद बिहार इतना बैकवर्ड क्यों है? नहीं, बिहार बैकवर्ड है क्योंकि वहाँ के टैलेंट अब, नाउ दिस इज सिमिलर टू लाइक all the best talents are going to USA or Europe from India. Okay, so same like that. Considering India as a globe, so most of the best talent, they are not remaining in Bihar. They are going to different places. If you go, most of the public sector, if you go, the maximum percentage of one state who are at very senior position will be from Bihar. Like I also worked in public sector, so most of us we try to go to public sectors. So the region is, most of the talent is going out of Bihar. And regarding the law and order situation, this is a I would say rumor. It's not like that. It was there before, but now nobody locks the door. Even the motorcycle at village also, nobody locks the motorcycle. All pumps, all grains remain there. That nobody rule, law and order situation is very very good now. You will not hear anything related to that law and order. बट पिछड़ापन का जो कारण है वो ये है कि लोग जो हैं वहाँ के टैलेंट बाहर चले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है ना स्टेबल नहीं है, कभी नीतीश कुमार और कभी लालू यादव। सो लोग डरते हैं कि कोई दूसरा आ जाएंगे तो अभी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कारण। अदरवाइज अभी तुरंत अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो इट विल अगेन come back, rise again. It अच्छा, was before initially. अच्छा सिंह जी, आप यॉर्क में रहते हैं, और यॉर्क के नाम से अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है जी, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क को हर शख्स जानता है, लेकिन या यॉर्क बहुत पीछे रह गया। मैं भी अपने जब स्टूडेंट था वहाँ लंदन में, तो एक दफा यॉर्क गया था। तो एक फैमिली के साथ मैं 2-3 दिन वहां रहा। तो वहां मैंने देखा कि प्रोनाउंसिएशन वहां के लोगों का बड़ा अजीब है, बस को बुस कहते हैं। हाँ, तो यॉर्क के बारे में हाँ, ब्रीफली बताइएगा। historically and geographically famous place है because it is almost in the center of UK. So one side is England and London, and other side is Edinburgh. So it is in between. So it is location is also very central. Plus historically this was the place where Roman made their capital, and even Viking they made their capital. Many wars were fought nearby in this area. Now, and there are many, very small place, total population maybe 5 lakhs, but there are 5 universities. And this is the second
tourist place. So outside UK, people are coming on tourism. So the first place is London, and second footfall is in York. So that way also it is very famous. अच्छा नीरज जी, आपको कैसा लगा इंडिया से आके स्विट्जरलैंड में सेटल होना? तो क्या डिफरेंसेस हैं? मैंने कहीं पढ़ा कि रात के 10 बजे के बाद आप अपने वॉशरूम भी जो है उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब फ्लश नहीं कर सकते जो है कमोड को। इज दैट ट्रू? हाँ साहब, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पीपल फॉलो द रूल्स इम्पोर्टेंट है, और लोगों को रात की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो ये जो आपने बात सुनी ये सही है कि रात को अगर आप 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कहीं आप, जैसे आप अपने कमरे में जोर शोर पार्टियां कर रहे हो, जोर आवाजें लगा रहे हो, तो वो आपको पहले बोलेंगे ये ठीक नहीं है, और फिर अगर आप दूसरी बार करते हो तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि पुलिस का आदमी आ जाए आपके यहाँ बोलने के लिए ये गलत है। देखिए, अब ऐसा है कि जब आप किसी विदेशी जमीन पे जाते हैं तो आप वहां आए हैं, तो आपको वहां के रूल्स के साथ आपको अडेप्ट करना ये आपका फर्ज बनता है। आप उसको एक मिनी इंडिया या अब ठीक है, इंडिया में भी कई चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं इंडिया में भी, बट ये है कि आप जिस कंट्री में आए हो आपको वहां के हिसाब से ये सब रूल्स तो फॉलो करने चाहिए। और इंडिया के मुकाबले जो स्विट्जरलैंड में हमने देखा, एक तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का। एक तो कंप्लीटली फ्री है, और चाहे कोई कंपनी का मालिक हो या एक छोटी सी जॉब करने वाला, कोई मान लीजिए कि कोई फार्मर हो या कोई छोटी सी जॉब करने वाला ड्राइवर हो, उसका बच्चा सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इंडिया जैसे नहीं है कि अंबानी के पास तो इतना पैसा है, वो चाहे कि हार्वर्ड का प्रोफेसर आके उसके बेटे को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाए तो वो तो अफोर्ड कर सकता है। वो तो अंबानी उसके हार्वर्ड के प्रोफेसर को प्लेन भेज के उसको अपने घर बुला के उसको, बट यहाँ पे तो सबके लिए एक ही एजुकेशन है, तो सबको जो इनपुट है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और इसका हमें बेनिफिट भी मिला। मेरे दोनों बेटे यहाँ की वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ETH में पढ़ रहे हैं, जिसमें मतलब वर्ल्ड नंबर 4 है कंप्यूटर साइंस में, और आइंस्टाइन खुद वहां पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, और वो सब यहाँ पे उसी पब्लिक स्कूल सिस्टम से गए हुए हैं। तो एक तो पब्लिक स्कूल सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ का लाजवाब है। मतलब आप किसी भी कोने तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हैं, और ट्रेन और बसेस आई वुड से 99.99% टाइम पे होती हैं। अगर कोई 2-3 मिनट लेट हो जाए तो स्विस लोग यहाँ के स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ट्रेन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही वेल मैनेज्ड है। और एक और चीज जो यहाँ पे मुझे पसंद आई वो ये कि पंक्चुअलिटी पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ये मीटिंग्स तय की, और अक्सर हम इंडिया में मीटिंग तय करते थे, और सिंह साहब भी बताएंगे कि लोग 8 लोगों की मीटिंग है, मीटिंग रूम रिजर्व्ड है, कई लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं, कई लोग 15 मिनट आ रहे हैं, बट यहाँ पे उस टाइम की रिस्पेक्ट है। क्योंकि अगर जो 4 लोग लेट आ रहे हैं तो जो 4 लोग टाइम पे आए थे, आप उनका तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप ना आए। तो ये एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई। और क्योंकि अब मैं स्विस बन गया हूँ, मुझे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि एक अलग ही टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में इलेक्शन होते हैं और बीजेपी को 60% सीटें मिल जाती हैं लोकसभा में या हाउस ऑफ कॉमन्स में, और कांग्रेस को 40% मिलती है, तो यहाँ तो मैच ओवर है। इंडिया में बीजेपी की सरकार बनेगी क्योंकि उनको मेजोरिटी मिली है, मिनिस्टर्स भी उनके आएंगे। बट यहाँ का सिस्टम ये कहता है कि जिस रेशियो में वोटिंग पड़ी है उसी रेशियो से मिनिस्टर बनेंगे। तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट बनेगी जिसमें 60% मंत्री मिनिस्टर्स जो हैं वो बीजेपी से आएंगे और 40% कांग्रेस से आएंगे। तो ये तो मैंने आपको 2 पार्टी का बताया, बट इधर पे भी 4-5 मेन पार्टीज हैं। एक राइट विंग है, एक सोशलिस्ट है, एक लेफ्ट है। ये सब मिला के गवर्नमेंट बनाते हैं ये, और हर बार ही कोलिशन होती है। तो अगर राइट विंग, जैसे इस समय राइट विंग को ज्यादा 30% वोटें पड़ रही हैं, तो जो 7 मिनिस्टर यहाँ जो फेडरल लेवल पे हैं, उसमें से 30% मिनिस्टर, क्योंकि उनको 30% मैंडेट मिला है, वो राइट विंग से आएंगे। और प्रेसिडेंट जो है वो रोटेशन से बनता है। एवरी ईयर प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल पोस्ट। वो हर साल एक आदमी, फर्ज कर लीजिए कि आप फाइनेंस देख रहे हैं, मैं डिफेंस देख रहा हूँ,
1 साल के लिए मैं डिफेंस के अलावा प्रेसिडेंट के लिए भी रिप्रेजेंट करूंगा स्विट्जरलैंड को, अगले साल आप फाइनेंस ही देखेंगे और आप प्रेसिडेंट का भी ओहदा संभालेंगे 1 साल के लिए। तो ये सिस्टम जो है इसमें ये सब एक दूसरे पे गालियां देना, ये पैसे खा गए वो खा गए, क्योंकि आप सबने मिलके ही सरकार चलाई है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ का सिस्टम। आई डोंट नो, जब मैं इंडिया में जाता हूँ बात करता हूँ, लोग ताजुब तो कहते हैं, दे आर सरप्राइज्ड, बट वो बोलते हैं ये तो छोटा मुल्क है, वहां हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता। तो एनीवे दिस इज डिबेटेबल, बट ये सिस्टम मैंने कहीं और देखा नहीं, मे बी होगा बट मैंने और कहीं नहीं देखा है इसको। जी नीरज जी, और भी एक दो चीजें हैं स्विट्जरलैंड की। मसलन इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कॉल्स इटसेल्फ कन्फेडरेशन। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई और मुल्क अपने आप को इस तरह से कन्फेडरेशन कहता हो। और दूसरा जो है, another remarkable thing is कि it has 4 official languages: फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड रोमांश। और रोमांश बोलने वाले बहुत कम हैं, 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद रोमांश को उन्होंने स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया हुआ है। ये वाकई, आई थिंक आप सही बोल रहे हैं। रोमानिश जो है यहाँ पे एक स्टेट है, या इधर पे कांटोन बोलते हैं उसको, और वो ग्राउबुंडन करके है जहाँ पे डावोस है, डावोस जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां पे रोमानिश बोलने वाले लोग हैं। और रोमानिश बोलने वालों की तादाद मेरे ख्याल से 4-5 हजार है पूरे स्विट्जरलैंड में, बहुत ही कम है। और लेकिन उसको पूरी इज्जत दी गई है, और वो चारों नेशनल लैंग्वेज हैं। और जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो अक्सर जिस एरिया से आप निकल रहे होते हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चारों लैंग्वेजेस में वो अनाउंसमेंट करते हैं इंग्लिश के समेत। तो ये एक और जैसे इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, और कभी कभी साउथ के लोग स्पेशली तमिलनाडु में वो अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि नॉर्थ बेल्ट के लोग जो हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज हम पे फोर्स की है। तो ये एक एग्जांपल है कि एक कंट्री कैसे अपनी चारों लैंग्वेज को सेम इज्जत देते हुए आगे बढ़ा सकती है, और नेशनल लैंग्वेज 4 लैंग्वेजेस को बना सकती है। और कितनी आबादी कितनी है? इज इट मोर देन 10 मिलियन? और फिर ये बताइएगा कि अंग्रेजी कितने फीसद? जब मैं यहाँ आया था 2006 में तो उस समय 6.5 मिलियन थी, बट अब मेरे ख्याल से 9.5 है, और उसमें करीब 30-35% फॉरेनर्स हैं। तो और अंग्रेजी कितने फीसद लोग समझते हैं? जैसे आप ओल्ड एज में चले जाएंगे, जैसे लोग आई वुड से 50 के ऊपर जो लोग हैं, उन लोगों ने अंग्रेजी स्कूल में सीखी नहीं है, तो अनलेस वो हाई स्कूल में गए हों। और हाई स्कूल यहाँ सब बच्चे नहीं जाते हैं, सिर्फ 10% लोग हाई स्कूल में जाते हैं जैसे। और यूनिवर्सिटी भी सिर्फ 7-8% लोग यूनिवर्सिटी करते हैं, बाकी तो स्किल डेवलपमेंट में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नर्स बनना है तो आपको यूनिवर्सिटी करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं अगर आपने नर्स बनना है तो 16 इयर्स की जो एज तक जो मैंडेटरी एजुकेशन है वो लेने के बाद आपको वो स्किल डेवलपमेंट में डाल देते हैं, ताकि ये अच्छी नर्स बने। और उस स्किल डेवलपमेंट में आप 40% अपना टाइम हॉस्पिटल में गुजारते हैं और 60% थ्योरी पढ़ते हैं। और 3 साल के ये कोर्स में, जिसमें आपका हॉस्पिटल भी आपका इवैल्यूएशन करता है और आपकी इंस्टीट्यूट भी इवैल्यूएट करता है, तो जनरली बाय एंड लार्ज वो हॉस्पिटल ही आपको हायर कर लेता है, क्योंकि आप 3 साल उनके यहाँ अपनी अप्रेंटिसशिप कर रहे थे। तो हॉस्पिटल भी खुश है कि मेरे को एक ऐसा नर्स मिल गई जो मेरे साथ ही काम करती थी, रादर देन कोई आए बोले जी मैं तो बैचलर ऑफ नर्सिंग किया है और कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जी, और क्या ये दुरुस्त है कि सब सिटीजन्स जो हैं, तमाम सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है? वो डिपेंड करता है, ये मतलब अगर आपकी एज आई थिंक 40 इयर्स तक का होता है। जैसे हम जब स्विस सिटीजन बने तो आई वाज 55, तो 54, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं मान लीजिए कि करीब, जैसे मेरे बेटा जब स्विस सिटीजन बना, उसको करने की जरूरत है। और अगर वो मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कर सकता तो उसको सिविल सर्विस करनी पड़ेगी। और सिविल सर्विस ऐसे होता है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स आए अफगानिस्तान से या यूक्रेन से, तो उनको जर्मन पढ़ाना, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्प करना, या किसी हॉस्पिटल में जाके कुकिंग करना। तो आइदर आप मिलिट्री करिए या सिविल सर्विस करिए, तो आपको करना पड़ता है ये। अच्छा नीरज जी, आपने पावर सेक्टर में काफी साल काम किया, अब कुछ सालों से आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इनमें आप बताइए कि क्या पाकिस्तान कुछ सीख सकता है इंडिया से, और क्या इंडिया कुछ सीख सकता है पाकिस्तान से?
देखिए सर, इंडिया का फार्मा में आपको पता ही है, कोविड के टाइम में हमारे यहाँ से जो वैक्सीन निकला, अभी तो पूरे दुनिया में ही वहाँ, ये मैंने आपको बताया, ये भी एक पारसी हैं जो इस इंस्टीट्यूट को रन करते हैं, सेरम इंस्टीट्यूट। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसके शेयर होल्डर नहीं है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहाँ तक मुझे इल्म है। और इंडिया में फार्मा का जो मेन इस समय, पहले तो ये बॉम्बे और मेरे ख्याल से सिंह साहब आप करेक्ट करेंगे मुझे, गुजरात की तरफ काफी फार्मा का ये हुआ था। एक बोरी मुस्लिम भी हैं जो इसको, एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वोकार्ट, उसको रन करते हैं। अब मेरे ख्याल से इंडिया का जो फार्मा का बेस है वो काफी तेलंगाना में, हैदराबाद में चला गया है। हैदराबाद इज क्वाइट फेमस फॉर फार्मा। तो एक तो इंडिया में और मैंने ये भी देखा है कि जो एफडीए का सेकंड लार्जेस्ट अप्रूवल हुआ है वर्ल्ड में, वो इंडिया में ही हुआ पड़ा है। एफडीए इज अमेरिकन फेडरल ड्रग का जो वो उसकी करते हैं ऑथराइजेशन। तो इंडिया में एक तो टैलेंट है, लो कॉस्ट है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे फार्मा का आपको एजुकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जो हैं वो, अभी जैसे हम भी इंडिया जाते हैं तो हमारी शॉपिंग लिस्ट में वहाँ से मेडिसिन लेके आना है। अब जैसे मसलन के तौर पे मेरी जो अभी इस एज में आके थोड़ा ब्लड प्रेशर भी है, तो यहाँ पे जो मेडिसिन मुझे कम से कम 20 गुना ज़्यादा महंगी मिलती है, और वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, सेम केमिकल है, सेम। तो आई थिंक और खास करके हेल्थ केयर में अभी हर कंट्री इतनी एडवांस नहीं है। आप देखिए कि एशिया में या अफ्रीका में दे नीड मेडिसिन्स व्हिच आर अवेलेबल, स्पेशली द बेसिक मेडिसिन्स, जो कि एक नॉर्मल प्राइस में मिले। अभी दे कैन नॉट अफोर्ड द यूएस प्राइसेस, और तो आई थिंक इंडिया हैज अ बिग पोटेंशियल ऑन दिस। जी, और कुछ लोग तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इंडिया को। हाँ, वो किसी जमाने में इंडिया को कंप्यूटर का बोल रहे थे, आजकल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड मोदी जी ने शुरू किया है ये, और आई थिंक जो उन्होंने बोला है, आई थिंक द फोकस इज राइट। और खास करके जो यूएन के लिए जो बहुत सारी एड्स जाती हैं, वो उनको तो सस्ती मेडिसिन चाहिए जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और वो सारा इंडिया उसको सप्लाई कर रहा है। तो इट इज गुड। और जो एक कंपनी है यहाँ सन फार्मा करके, वो भी एक गुजराती के हैं, वो गुजराती या मारवाड़ी हैं वो, आई थिंक वो इंडिया के बिगेस्ट हैं, इज अबाउट 6 बिलियन। सन फार्मा जो है 6 बिलियन। मैं देख रहा था आपके यहाँ भी पाकिस्तान में एक कंपनी है गेट्स करके, आई थिंक गेट्स फार्मा, या बट उसकी टर्नओवर मैं देख रहा था तो इट इज अ 160 मिलियन, कंपेयर टू 6 बिलियन। तो ये लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके काफी ग्रोथ कर सकते हैं। अब जैसे पावर सेक्टर में ही ले लीजिए कि इंडिया एक समय में लोड शेडिंग होती थी, अब मे बी आप सिंह साहब से ज्यादा पूछिए, क्योंकि ये तो पूरे पावर का पूरा ट्रांसमिशन भी देख चुके हैं, मैं तो सिर्फ जनरेशन में था। बट एक जमाने में इंडिया में पावर की डेफिसिट होती थी, हमें दिल्ली में लाइट्स चली जाती थी, हर के घर में जनरेटर होता था या इन्वर्टर होता था। बट अभी हम पावर सरप्लस हो गए हैं, और आपके यहाँ प्रॉब्लम है पावर की, हम तो आपको आराम से पंजाब से आपको पावर दे सकते हैं, आपको, हम तो सरप्लस हैं पावर में, आपको सस्ते रेट पे बिजली मिल सकती है हमारे से। अच्छा सिंह जी, कितनी सस्ती है इंडिया में बिजली? मसलन हमारे यहाँ जो है, मेरा पिछले महीने का 254 यूनिट्स यूज किए मैंने, और 10,000 रुपीस का बिल था। तो 32 रुपए फी यूनिट हमें पड़ता है, और अब उसकी भी बात चल रही है कि इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। सो नेक्स्ट मंथ इट मे बी 35 रुपीज और सो। इंडिया में कितनी सस्ती है बिजली? और फिर मैंने सुना है कि पंजाब में जब से नई गवर्नमेंट आई है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने मजीद रिलीफ दिया है कि 200 यूनिट तक शायद फ्री है। क्या है वो बताइएगा? 200 यूनिट्स में नॉट ओनली पंजाब, दिल्ली में भी फ्री है, अभी तेलंगाना में भी फ्री हो जाएगा। एंड 200 यूनिट तक तो फ्री है, अभी धीरे धीरे करके सभी स्टेट में फ्री हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद का जो रेट है वो भी ये स्लैब में है कि 200 होने पर कितना लगेगा, उसके ऊपर एवरेज इंडियन रुपीज में 6 to 7। जैसे मैं तो इंडिया का बेस्ट जगह में रहता हूँ, गुड़गांव में, विच इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, गुड़गांव। एंड देयर द एवरेज कॉस्ट इज अराउंड 6.5 रुपीज पर यूनिट। तो वो पाकिस्तानी रुपए में आपका करीब 22 रुपए हो गया ना, 22 रुपए। तो आई थिंक मैंने अपने किसी दोस्त से भी पता किया था, वो कह रहे थे कि अराउंड 40% इंडिया इज चीपर देन पाकिस्तान।
जी। और उसका एक रीजन भी है। देखिए इंडिया में जो आपका जो फ्यूल है, आपने पावर प्लांट तो लगाया, बट पावर प्लांट में जो मेन उसकी रनिंग कॉस्ट है, आपका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो गैस पे है। और ये गैस जो है ये बहुत आपको ज्यादातर आपको अपना फ्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंडिया जो है, इंडिया का, सिंह साहब मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, अराउंड 50% इंडिया का कोल पे है। और कोल इंडिया में 80% कोल हमारा अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी कोल इंडिया वो खुद ही बनाती है, वो खुद ही निकालती है कोल। 20% हम इंपोर्ट करते हैं। और कोल में भी आप ये बोलेंगे कि ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, बट पिछले कई सालों में हम लोग जी में थे, तो जनरल इलेक्ट्रिक में, तो वहां पे बहुत सारे एफजीडी सिस्टम्स लगाए गए हैं, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, जिसमें जो कोयले के प्लांट में जो सल्फर निकल रहा है, सिंह साहब ज्यादा ठीक से बता पाएंगे आपको, उसको निकाला जा रहा है ताकि वो जो वहां से निकले वो प्यूरिफाइड हो। इसके अलावा बहुत आप देखिए इंडिया में रिन्यूएबल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विंड हो गया या सोलर हो गया, वो जो बेसिकली जो कोल का 50 है उसको कम करेगा और रिन्यूएबल उसकी जगह ले लेगा। तो हमारा जो फ्यूल इंपोर्ट है, अब मैं देख रहा था बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा फ्यूल को इंपोर्ट करता है। बांग्लादेश का भी गैस के ऊपर रिलायंस 60% है। बट बांग्लादेश में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत कम है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के लेवल के थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जिसमें काफी थेफ्ट्स भी आते हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, वो घट गया है थेफ्ट। लोगों के पास जब पैसा आ रहा है तो दे वांट टू डू इट इन द लीगल वे। दिस इज वन, क्योंकि आज से करीब 5-6 साल पहले बांग्लादेश वाज अराउंड 17% लाइक पाकिस्तान। अभी वो 11% पे आ गए जब से उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स। आई एम नॉट अ स्टैटिस्टिशियन, बट दिस इज समथिंग जो हमें देखने वाली बात है कि अगर लोगों का अभी जैसे हम दिल्ली की बात करें, लोग पहले जब घर पे दिल्ली में चांदनी चौक में लोग घर पे 100 रुपए किराया देके रहते थे, और पता नहीं 50-100 साल से वो घर लेके बैठे थे, कभी छोड़ते ही नहीं थे घर। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, हर आदमी बोलता है यार मैं चांदनी चौक में क्यों रहूं, मैं तो अपने मेरे को लोन लेके मैं अच्छी दिल्ली की जगह में मेरे बच्चों को तालीम दूंगा। वो छोड़ रहे हैं अपने आप। अब ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई है कि लोग एक ही जगह पे 100 रुपए किराया दे रहे हैं महीने का, पिछले 50 साल से वो उसी पे बैठे हुए हैं। तो ये जैसे जैसे कंपनी का कंट्री का ग्रोथ होता है तो लोगों की आउटलुक भी चेंज हो जाता है।